जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी तक एसएससी जीडी में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आज मैंने वो सारे लेने की कोशिश की है और उन प्रश्नों को देखते हुए और कौन से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि एसएससी आप लोगों से कौन कौन से प्रश्न पूछ सकती है वो मैंने सारी कोशिश की है। तो देखिएगा, पहले तो आप लोग एक पेन पेपर लेकर बैठ जाइएगा, ठीक है। पेन पेपर लेकर सभी लोग बैठ जाइएगा। जब आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ जाइएगा, तैयार हो जाइएगा, तब बताइएगा, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न आएंगे आज, क्योंकि जो आ चुके हैं उन वो तो रिपीट नहीं होंगे, लेकिन उनसे जो रिलेटेड हैं वो आप लोगों को प्रश्न जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप लोगों से भैया निवेदन है कि पेन पेपर लेकर बैठिएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जितने भी मित्र मंडली देख रहे हैं सब लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। फिर हम लोग क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया था कि गुजराती नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, गुजराती नववर्ष जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो बेस्ट टू वर्ष। किस नाम से जाना जाता है, बेस्ट टू बर, ठीक है। यह जो कार्तिक महीने की, ठीक है, कार्तिक माह होता है उसमें शुरू होता है दिवाली के एक दिन बाद, दिवाली के एक दिन बाद, ठीक है, इसको शुरू किया जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि उगादी कहाँ से संबंधित है, क्योंकि उगादी जो है वह कर्नाटक का क्या है, नववर्ष है। ऐसे आपसे पूछ ले कि बिहू कहाँ का है, तो बिहू असम का नववर्ष है। कहाँ का है, असम का नववर्ष है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे और पूछ सकता है कि नवरोज किसका त्यौहार है, तो पारसियों का नववर्ष है। किसका है, पारसी नववर्ष है, ठीक है, ठीक है। तो बेस्ट टू वर्ष कहाँ का है, तो गुजराती नववर्ष है। उगादी कर्नाटक का है, बिहू असम का है और नवरोज जो होता है वो कहाँ का है, तो वो पारसियों का नववर्ष है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, तो चूना पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया लोगों, चूना पत्थर कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो CaCO3। क्या होगा, CaCO3। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, संगमरमर भी कह सकते हैं, ठीक है, संगमरमर भी इसी को कह सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो, आपसे ऐसे चूना पत्थर पूछ लिया है ना, अब आपसे पूछ सकता है कि बिना बुझे चूने, या मतलब सॉरी बुझा हुआ चूना, इसको क्या कहते हैं, तो ये मतलब तो इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछ लिया जाए, देखिएगा कॉपी लेकर बैठिएगा, फिर मत कहिएगा कि आप लोगों का कुछ गलत हुआ। आपसे पूछ ले कि लाइम वाटर जो है इसका फार्मूला क्या होगा, तो CaOH का 2, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, तो बिना बुझे हुए चूने का, क्विक लाइम जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड लिख गए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है, इसका ये क्या हो जाएगा, CaOH2। अब बिना बुझे चूने का पूछ ले तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कैल्शियम, ये हाइड्रोक्साइड ही है, ठीक है, ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होगा, तो CaO, जिसको हम क्या कहेंगे, क्विक लाइम कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख रहे हो तो लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे और हैं, जैसे कि साधारण नमक को हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, धावन सोडा को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं, ठीक है, सुहागा को क्या कहते हैं। सुहागा मतलब जो सिंदूर होता है। तो देखिएगा, साधारण नमक को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र NaCl। क्या होता है, NaCl। बेकिंग सोडा का क्या होता है, तो NaHCO3, ठीक है। जो धावन सोडा होता है इसका क्या होता है, तो Na2CO3 10H2O, ठीक है। और कास्टिक सोडा का क्या होता है, तो NaOH,
ठीक है। और सुहागा जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो Na2B4O7 10H2O, ठीक है। ये किसका होता है, तो सुहागा का होता है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, थोड़े और हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो जाएगा आप लोगों का, 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। अब देखिएगा, आगे आप लोगों से पूछ लिया है कि फिटकरी, कास्टिक पोटास, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर जिप्सम, इनका फार्मूला क्या हो सकता है। तो देखिएगा, फिटकरी का क्या होता है, तो K2SO4Al, फिर से लिखे दे रहे हैं, K2SO4Al2SO4, ठीक है, 324H2O, ठीक है। और कास्टिक पोटास का क्या होता है, तो KOH होता है। विरंजक चूर्ण का क्या होगा, तो CaOCl ब्रैकेट बंद और Cl, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा, तो CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। ये सारे नोट कर लीजिएगा। जिप्सम का क्या होता है, CaSO4 2H2O, ठीक है। अब मैंने इतने सारे आपको बता दिए, एक प्रश्न पूछा गया था उससे रिलेटेड मैंने 7-8 प्रश्न आप लोगों को बना दिए हैं। तो इनको सबको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, कोई ना कोई आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, कल वाली शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ संपन्न हुआ, बताइएगा। तो देखिएगा कहाँ पर हुआ था, कतर में हुआ था। कहाँ, कतर, ठीक है। कतर की राजधानी दोहा। अच्छा, अब आपसे पूछ लिया जाए कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है, जो फीफा है, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप लोग बताइएगा। अच्छा, विजेता देश कौन सा रहा, तो विजेता कौन रहा, अर्जेंटीना रहा। उपविजेता कौन रहा है, तो फ्रांस रहा है, ठीक है। सर्वाधिक गोल किसने किए, तो देखिएगा किलियन मेम्बापे ने, जिनको गोल्डन बूट दिया गया, किलियन मेम्बापे, ठीक है। ये कहाँ के थे, तो ये फ्रांस के थे, और इन्होंने टोटल कितने गोल किए पूरे गेम में, 8, ठीक है। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया, तो लियोनेल मेसी को दिया गया। किसको दिया गया, लियोनेल मेसी को दिया गया। तो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया, तो लियोनेल मेसी को दिया गया, ठीक है। बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया था, तो मैंने आपको बताया था एंजियो फर्नांडिस। किसको, एंजियो फर्नांडिस, ठीक है। और ये किस देश के थे, तो ये अर्जेंटीना के हैं, ये भी याद रखिएगा। लियोनेल मेसी भी अर्जेंटीना के हैं। अच्छा, बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसको दिया गया, तो एमिलिनियो मार्टिनेज, ठीक है, इनको दिया गया। और ये भी कहाँ के हैं, तो अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया गया था, तो फेयर प्ले अवार्ड जो है वह इंग्लैंड को दिया गया। किसको दिया गया, इंग्लैंड देश को दिया गया। आप लोगों ने बताया नहीं कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। फीफा का हेडक्वार्टर बताइएगा आप लोग। चलिए, आगे है कि अब देखो, एक और भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा, बताइएगा। 2026 में फीफा कहाँ पर आयोजित होगा, तो देखिएगा यह उत्तर अमेरिका में आयोजित होगा। उत्तर अमेरिका के कौन कौन से देश, तो आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ठीक है। ये 3 देश मिलकर इसको आयोजन करेंगे, ठीक है। कब, तो 2026 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अब देखिएगा, आपसे पूछा गया कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। अब आपसे केवल इतना पूछा गया था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो देखिएगा कब हुआ था, 5 मार्च 1931 में, ठीक है। गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, और कितनी, तो 11 सूत्रीय मांगों के ऊपर, ठीक है। 11 सूत्री मांगों पर यह समझौता हुआ था। लेकिन देखिएगा, अब
हम लोगों से और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड और भी तो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी का बहुत सारा योगदान रहा है, तो आपसे पूछ सकता है कि देखिएगा कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी जी ने कहाँ की थी? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका में। और कब की थी? तो 1894 में, याद रखिएगा। इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका निकाली थी। कहाँ पर? यह भी इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही इसको निकाला था। और यह कब निकाली थी इन्होंने? तो 1903 में, ठीक है। फिर इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही क्या किया था? फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। कब? 1904 में, ठीक है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका 1904, ठीक है। चलिए आगे है। अब आपसे पूछा गया है कि यह भारत वापस कब आए? तो भैया गांधी जी भारत कब आए थे वापस? तो 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को यह वापस आए थे, ठीक है। इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना था? राजनीतिक गुरु किसको माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना क्या माना? राजनीतिक गुरु माना, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने कब की? तो 1916 में, 1916 में। कहाँ पर? तो अहमदाबाद। साबरमती का आश्रम कहाँ पर है? तो अहमदाबाद में है। फिर इन्होंने नवजीवन पत्रिका निकाली, ठीक है। नवजीवन पत्रिका और यंग इंडिया, यह 2 पत्रिकाएं इन्होंने निकाली। कहाँ आकर? भारत में आकर, ठीक है। जो में नवजीवन पत्रिका जो थी वह गुजराती भाषा में थी। किस में थी? गुजराती में थी। और यंग इंडिया जो थी वह अंग्रेजी भाषा में थी, ठीक है। किस में थी? अंग्रेजी भाषा में थी, ठीक है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है, चलो मैं आगे बताऊंगा उसको। अब देखिएगा फिर इन्होंने क्या किया? तो चंपारण सत्याग्रह किया, दिख रहा होगा सभी को, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह इन्होंने कब किया? 1917 में। और कहाँ पर? तो बिहार में। कहाँ हुआ? बिहार में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो 1918 में। और कहाँ था ये? खेड़ा, गुजरात में, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यहाँ भी 1918 में। कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। इन्होंने गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 1 अगस्त 1920 को। कब की थी? 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। अब इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत की थी उसको नाम क्या दिया था? तो दांडी मार्च। और यह कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, ठीक है। याद रखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अब देखिएगा आगे लिखा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? बताइएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वो कब हुआ? तो 1930 में हुआ। कब हुआ? 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, ठीक है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को क्या शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसी में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। किसका? करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, ठीक है। अब देखिएगा 1-2 क्वेश्चन और हैं गांधी जी से, जैसे कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? ठीक है, राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको राष्ट्रपिता कब कहा था? तो जब उन्होंने अपनी एक एकांतर समांतर सरकार स्थापित कर दी थी, तो उन्होंने 1944 या 45 में रेडियो के माध्यम से संबोधित किया था। तब इन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था कि हमको आपका आशीर्वाद चाहिए, ठीक है। बापू किसने कहा था? तो बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ
टैगोर ने। ठीक है, अच्छा, इनको और भी उपाधियां प्रदान की गई थी, जैसे कि इनको विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। तो यह किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। यह भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न टेक्निकल है, आपसे पूछ सकता है कि जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, देश हमारा कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तब गांधी जी कहाँ थे? ठीक है, तब गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी तब कहाँ थे? बंगाल में थे। कहाँ थे? पश्चिम बंगाल के, और वो भी कहाँ पर? तो नोआखाली में। ठीक है, कहाँ पर थे? पश्चिम बंगाल के नोआखाली में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा गया था कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? ठीक है, तो भैया भारत के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? जल्दी से बता दीजिएगा, आप लोग सबको पता है। तो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। तो भैया जितना मंत्रालय है वो उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एटॉमिक एनर्जी या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है, या पॉलिसी इशू, ठीक है, ये सब किसके हैं? पब्लिक ग्रीवांस, ये सब नरेंद्र मोदी जी के पास हैं, प्रधानमंत्री जी के पास हैं। ठीक है, ये सारे मंत्रालय किसके पास हैं? नरेंद्र मोदी के पास। रक्षा मंत्रालय किसके पास में है? तो राजनाथ सिंह के पास। किसके पास है? राजनाथ सिंह। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? बताइएगा। वित्त मंत्रालय और कारपोरेट अफेयर्स किसके पास है? तो निर्मला सीतारमण जी के पास। किसके पास है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय किसके पास में है? तो अमित शाह के साथ पास है। किसके पास है? अमित शाह के पास है। सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी जी हैं। कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। सूक्ष्म और लघु मंत्रालय किसके पास में है? तो याद रखिएगा, नारायण राणे के पास में है। किसके पास में है? नारायण राणे के पास में है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि रेलवे मंत्रालय, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसके पास में है? तो अश्विनी वैष्णव के पास में है। किनके पास है? अश्विनी वैष्णव के पास में है। ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय किसके पास में है? तो नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है। ठीक है, कौन है भैया? गिरिराज सिंह है। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य पालन किसके पास में है? तो पुरुषोत्तम रूपाला के पास में है। किसके पास में है? पुरुषोत्तम रूपाला के पास में है। ठीक है, विदेश मंत्रालय तो एस जयशंकर के पास में है। ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है। ठीक है, कौन है? स्मृति ईरानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ लिया जाए, चलिए, और कुछ हैं, जैसे कि कॉमर्स वाली इंडस्ट्री किसके पास में है? तो पीयूष गोयल जी के पास में है। जहाज रानी मंत्रालय किसके पास में है? आयुष मंत्रालय तो यह सर्बानंद सोनोवाल के पास में है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय किसके पास में है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में है। कानून मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया हैं। ठीक है, पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव हैं। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय किसके पास में है? तो जी किशन रेड्डी के पास में है। यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कि मोहन बागान फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है? तो देखिएगा, यह मोहन बागान फुटबॉल स्टेडियम कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1899 में। ठीक है, सॉरी 1889 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया था
कि 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? तो भैया किसी को पता हो तो बताइएगा। तो है सोनल मानसिंह। कौन है? सोनल मानसिंह। ये एक महिला है और यह किससे संबंधित है? तो यह भरतनाट्यम, ठीक है, और ओडिसी लोक नृत्य से संबंधित हैं। यह सबसे कम उम्र की पद्म विभूषण प्राप्त करता है। लेकिन अब आपसे पूछ सकता है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पूछ लिया, आपसे पूछ ले कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? युवराज सिंह नहीं, सचिन तेंदुलकर। सबसे कम उम्र में, ठीक है, भारत रत्न किसको मिला? तो सचिन तेंदुलकर जी को। कब? वर्ष 2014 में। यह 40 वर्ष की आयु के थे, तब इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन बी का रासायनिक नाम। अब देखिएगा, हमको केवल विटामिन बी से काम नहीं चलाना है, सबसे चलाना है। ठीक है, विटामिन ए का नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। क्या नाम है? रेटिनॉल है। विटामिन सी का क्या नाम है? बताइएगा। तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, डी का क्या नाम है? विटामिन डी। तो विटामिन डी का नाम जल्दी बताओ। कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई से क्या है? तो टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल है। और विटामिन के क्या है? जल्दी से बताइएगा। तो फिलो या पैंथोडाइन भी इसको कहते हैं। ठीक है, और फिलोक्यूबिथोन ऐसे इसका कुछ नाम है, और पैंथोडाइन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइएगा। तो रतौंधी होती है। क्या होती है? रतौंधी होती है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो सूखा रोग होता है, सूखा रोग, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो जनन क्षमता में कमी होती है, जनन क्षमता में कमी होती है। और विटामिन के की वजह से क्या होता है? तो रुधिर का मतलब रक्त का स्राव होना, रुधिर का स्राव होना। ठीक है, ये किससे होता है? तो विटामिन के की वजह से होता है। अब देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग विटामिन बी पर आ जाते हैं। अब देखिएगा, अब हम लोग विटामिन बी पर पहुंचते हैं। देखिएगा, विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6, B7। ठीक है, पहले तो इतना ही लिख लें। तो विटामिन B1 का क्या नाम है? बताइएगा। तो विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन B2 को क्या कहते हैं? तो राइबोफ्लोविन कहते हैं, राइबोफ्लोविन कहते हैं। विटामिन B3 को क्या कहते हो? जल्दी से बताइएगा। तो नियासिन कहते हो। विटामिन B5 को क्या कहते हैं? तो पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, विटामिन B6 को क्या कहते हैं? तो पायराडॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हो? पायराडॉक्सिन कहते हो। विटामिन B7 को क्या कहते हो? तो बायोटिन कहते हो। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, बायोटिन कहते हैं। ठीक है, अब यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन B9 को क्या कहते हैं और विटामिन B12 को क्या कहते हैं। तो देखिएगा, विटामिन B9 से क्या होता है? तो फॉलिक एसिड होता है। ठीक है, क्या कहते हो? फॉलिक एसिड। और विटामिन B12 तो कोबाल्ट या कोबलामिन, ठीक है, सारे विटामिन मैंने आपको एक ही साथ करा दिए। अब देखो, विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है?
बताइएगा। तो विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है? तो आपसे कौन पूछ लिया जाएगा तो बेरी बेरी। कौन सा होता है? बेरी बेरी। विटामिन B6 और विटामिन B12 इनसे कौन सा होता है? तो एनीमिया, मतलब रुधिर की कमी। क्या होता है? एनीमिया होता है। विटामिन B3 से क्या होता है? तो त्वचा पर दाद होता है, त्वचा पर दाद होता है। ठीक है। विटामिन B7 से क्या होता है? तो विटामिन B7 से होता है शरीर में लकवा लगना। ठीक है, या शरीर में दर्द। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि इतना सब आप लोगों ने लिख लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अब देखो, अगला प्रश्न था कि अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभाव किसने ग्रहण किया? तो देखिएगा, कौन? BD मिश्रा। किसको? BD मिश्रा को। और यह इससे कहाँ के राज्यपाल थे? अरुणाचल प्रदेश के भी हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के भी हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल के कौन हैं? बताइएगा। वेस्ट बंगाल के तो CB आनंद बोस। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए उड़ीसा के कौन हैं? ठीक है। मणिपुर के कौन हैं? राज्यपाल भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, मणिपुर के कौन हैं? तो जगदीश मुखी हैं। और उड़ीसा के कौन हैं? तो मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग थोड़ा बता दीजिएगा। ठीक है, एक बार आप लोग राज्यपालों को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शंकर देव किस शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक हैं? तो देखिएगा, शंकर देव किससे जुड़े हुए हैं? तो सत्रिया से। किससे? सत्रिया। और सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो असम का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, मैंने और सारे भी कई नाम लिखे हैं। ठीक है, जैसे कि रुक्मणी देवी। तो रुक्मणी देवी किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। किससे जुड़ी हुई हैं? भरतनाट्यम से। पंडित बिरजू महाराज कथक से। गुरु विपिन सिंह किससे जुड़े हुए हैं? तो मणिपुरी से। ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम ये किससे जुड़ी हुई हैं? तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं? भरतनाट्यम से। ठीक है। शोभना नारायण किससे जुड़ी हुई हैं? तो यह कथक से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे देखते हैं। अब देखिएगा, आगे और भी हैं। मृणालिनी साराभाई किससे जुड़ी हुई हैं? जल्दी से बताइएगा। तो यह किससे? भरतनाट्यम और कथकली। ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति जी किससे जुड़ी हुई हैं? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। ठीक है। कुमारी कमला किससे जुड़ी हुई हैं? तो कथक से। ठीक है, तो सारे आप लोग देख लीजिएगा। और कई सारे मैंने आप लोगों को करा रखे हैं, तो उनको भी आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो देखिएगा, जो सेल्यूकस था ना, सेल्यूकस का एक राजदूत था जिसका क्या नाम था? मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? मेगास्थनीज ने। अच्छा, आपसे पूछ लिए कि ह्वेन सांग किसके दरबार में आया था? बताइएगा। ह्वेन सांग किसके दरबार में आया था? तो ह्वेन सांग किसके दरबार में आया था? हर्ष के दरबार में आया था। ठीक है। और ह्वेन सांग को क्या कहा जाता था? तो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो पहले तो बताइएगा, महाभियोग प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? और महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? तो अमेरिका से ली है। ठीक है, कहाँ से ली है? अमेरिका से। अमेरिका से हमने और क्या लिया है? तो उपराष्ट्रपति का पद लिया है। अनुच्छेद बताइएगा तब तक। उपराष्ट्रपति का पद लिया है। हम मूल अधिकार लिए हैं। क्या लिए हैं? मूल अधिकार लिए हैं।
और हमने यहाँ से क्या लिया है, वित्तीय आपात लिया है, प्रस्तावना का स्वरूप लिया है, क्या लिया है, प्रस्तावना का स्वरूप लिया है। किससे संबंधित है, अनुच्छेद 61 से संबंधित है। ठीक है, देख लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 हो जाएगा आपको का। ठीक है, चलिए और भी कुछ हमने लिया है यहाँ से, बताइएगा, और भी अगर कुछ लिया हो तो बताइएगा। हाँ, मौलिक अधिकार तो लिए हैं हमने। यहाँ से न्यायपालिका की क्या ली है, स्वतंत्रता ली है। न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, क्या लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, यह भी हमने कहाँ से लिया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश का है, 2011 की जनगणना के अनुसार तो पुदुचेरी का। कितना, 1037। अच्छा, सर्वाधिक लिंगानुपात राज्यों में पूछ लें, ये तो केंद्र शासित प्रदेश का था। राज्य का पूछ ले तब किसका, तो केरल का। ठीक है, केरल में कितना है, तो 1084 है। अच्छा, भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भैया कितना है, जल्दी से बताइएगा, 943 है। ठीक है, कितना है, 943 है। अच्छा, सबसे कम लिंगानुपात कम किसका है, न्यूनतम। तो न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो हरियाणा का है। कहाँ का है, हरियाणा का है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम पूछ ले तब किसका हो जाएगा, केंद्र शासित में, तो दमन और दीव का हो जाएगा, दमन एवं दीव। इसका केवल 618 था। ठीक है, हरियाणा का कितना था, तो 879। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देख लीजिएगा कि आपको 2011 की जनगणना से प्रश्न लगातार मिल रहे हैं। ठीक है, अगला था पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब से हुई, तो भैया कब से हुई, 1951 से, क्योंकि 1951 से 56 तक क्या रही, फर्स्ट। 1956 से 61 तक कौन सी रही, सेकंड। ठीक है, 1961 से 1966 तक कौन सी रही, तो तीसरी रही। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1966 से 1969 तक तो क्या रहा, अवकाश रहा, योजना अवकाश रहा, मतलब इस टाइम पर कोई भी योजना लागू नहीं हुई। ठीक है, फिर चौथी कब आई है, तो चौथी आई है 1969 से 74 तक, कौन सी रही है, चौथी रही है। तो पहली बार योजना अवकाश कब आया, तो 1966 से 69। फिर पाँचवीं कब आई, 1974 से 1978 तक, कौन सी रही, पाँचवीं रही है। छठी, तो छठी का टाइम पीरियड बताइएगा, तो छठी का नंबर ही नहीं आ पाया, छठी से पहले क्या आ गया, तो रोलिंग प्लान आ गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनवरत योजना। क्या कहते हैं, अनवरत योजना। यह कितने साल चली थी, तो 2 साल, 1978 से 1980 तक। फिर छठी योजना आई कब से, 1980 से 85 तक चली। फिर सातवीं 85 से 90 तक, ये तो गड़बड़ हो गया। तो सातवीं कब से चली, 1985 से 90 तक चली। आठवीं पंचवर्षीय योजना, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से आई, तो देखिएगा, फिर एक बार सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद में क्या हुआ, योजना अवकाश हो गया। ठीक है, कब, 1990 से 1992 तक। फिर आठवीं 1992 से 1997 तक चली। ठीक है, ये आठवीं थी। नवीं 97 से 2000। ठीक है, 97 से 2002 तक। ऐसे टोटल कितनी चली हैं, तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वह चली हैं। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजनाओं से भी प्रश्न बन रहा है आप लोगों का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है, ये पूछा गया था। तो मैंने फिर कई सारे स्टेडियम उठा के आप लोगों के लिए रख दिए हैं। ठीक है, तो चिन्ना स्वामी कहाँ पर है, तो बेंगलोर में है। कहाँ पर, बेंगलोर में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है,
जिसको मोटेरा स्टेडियम कहते हैं, या भारत का क्या विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो अहमदाबाद है। फिर पूछा गया मैंने आपसे कहा कि साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है, तो कोलकाता में है। कहाँ पर है, कोलकाता में है। ईडन गार्डन कहाँ पर है, तो यह भी कोलकाता में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आगे लिखा है कि शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो यह रायपुर में है। कहाँ पर है, रायपुर में। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है। DY पाटिल स्टेडियम कहाँ पर है, तो मुंबई के अंदर है। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। सारे नोट करिएगा और लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो बताइएगा भूपेन हजारिका कहाँ पर है, तो गुवाहाटी में है। कहाँ पर है, गुवाहाटी में है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में है। CB पटेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो सूरत के अंदर है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है, तो झारखंड के रांची में है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है बानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है, तो भैया बानखेड़े कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा, तो मुंबई में है। और ग्रीन पार्क कहाँ पर है, तो कानपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी और भी बहुत सारे हैं, तो एक बार उनको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है, बताइएगा। तो देखिएगा अनुच्छेद 243 है क्या ये, तो देखिएगा भाग 9 में क्या है, पंचायत राज। क्या है, पंचायती राज है। और जो कि कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 243 से 243O तक है। ठीक है, अच्छा 243 का में क्या है, तो ग्राम सभा है। क्या है, ग्राम सभा है। अनुच्छेद 243 खा में क्या है, तो पंचायतों का गठन है। क्या है, पंचायतों का गठन है। 243 गा में क्या है, मतलब वही सी में, तो पंचायतों की संरचना है। पंचायतों की क्या है, संरचना है। और 243 घा में क्या है, तो पंचायतों की अवधि है। क्या है, पंचायतों की अवधि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है, बताइएगा। अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है, और अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, 348 किससे संबंधित है, सारे बताइएगा। तो देखिएगा 326 किससे संबंधित है, तो वयस्क मताधिकार से। किससे, वयस्क मताधिकार से। ठीक है, अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है, तो अनुसूचित जाति लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति SC व ST के लिए आरक्षण। 280 में क्या है, तो वित्त आयोग है। क्या है, वित्त आयोग है। अनुच्छेद 343 में क्या है, तो भाषा है। 148 में क्या है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिएगा संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो देखिएगा संविधान में कितने भाग हैं, तो 22। तो आपको 22 नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक है, चलिए शुरू करें। देखिएगा भाग 1 में क्या है, तो संघ व राज्य क्षेत्र है। संघ व राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता है। 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक
तत्व हैं। ठीक है, भाग 4 कामे क्या है, तो मूल कर्तव्य है। क्या है, मूल कर्तव्य है। भाग 9 में क्या है, तो पंचायती राज है। क्या है भैया, पंचायती राज है। 9 कामे क्या है, तो नगर पालिका है। 9 खामे क्या है, तो सहकारी समिति हैं। क्या है, सहकारी समितियां हैं। ठीक है, भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 में निर्वाचन है। 17 में क्या है, राजभाषा है। और 18 में क्या है, तो ये राजधानी का है लिख दिया भाई, राजभाषा है। 15 में क्या है, निर्वाचन है। 18 में क्या है, तो आपात उपबंध है। क्या है, आपात उपबंध है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य हड़प नीति के तहत झांसी का विलय कब किया। तो देखिएगा, राज्य हड़प नीति कौन लेकर आया था, तो लॉर्ड का है लगाओ ससुराल के ऊपर, कौन लेकर आया था, डलहौजी लेकर आया था। ठीक है, तो अब आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर तो आपसे झांसी पूछ लिया, ऐसे पूछ सकता है कि सबसे पहले किसको इसने अपना शिकार बनाया था। ठीक है, तो राज्य हड़प नीति के द्वारा सबसे पहले किसको शामिल किया गया था, सतारा को। कब, 1848 में। जैतपुर और संबलपुर को 1849 में। उदयपुर को कब सम्मिलित किया गया था, 1852 में। ठीक है, झांसी को 1853 में, सही आंसर मिल गया। नागपुर को कब सम्मिलित किया गया था, तो 1854 में। और सबसे बाद में किसको कुशासन का आरोप लगाकर, तो 1856 में, अवध को। ठीक है, सारी डेट याद रख लीजिएगा। सबसे पहले सतारा को सम्मिलित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का पनामा। कौन सी नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जोड़ती है। अच्छा, पनामा जो है वो एक सेंट्रल अमेरिका का देश है। क्या है, सेंट्रल अमेरिका का देश है। ठीक है, जिसकी राजधानी पनामा सिटी है। स्वेज नहर जो है वह किससे किसको जोड़ती है, तो यह लाल सागर को भूमध्य सागर से, लाल सागर को भूमध्य सागर से। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न था कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइएगा कि जो सिरका होता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सबको पता होगा, एसिटिक, कौन सा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में, तो इमली में टार्टारिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, टार्टारिक। नींबू में तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है, तो फार्मिक पाया जाता है। ठीक है, अंगूर में तो टार्टारिक ही पाया जाता है। याद रखिएगा इतने सारे आप लोग। ठीक है, चलिए देखिएगा, बाकी आज जो है वो इतने ही प्रश्न थे। अब इतने प्रश्न नहीं थे, अगर आप इस क्लास को एक बार के बाद में अगर दोबारा करेंगे, जिनका भी परीक्षा है, ठीक है, या इसको अच्छे से लिख लेंगे, तो सच बता रहे कि आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न इससे आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को भैया वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। जय हिंद।